तो पिछले दिनों में हमने देख लिया कि कंडेंसेशंस क्या होता है, कंडेंसेशंस के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं। हर एक चीज़ को हमने देखा, हर एक चीज़ को हमने कोशिश किया कि अच्छे से डिबग करें। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रिसिपिटेशन। अब ये प्रिसिपिटेशन होता क्या है? तो जीवन में हमने एक कहावत ज़रूर सुना है कि वो आपका घमंड हो या ट्विन टावर हो, अगर वो ऊपर जाएगा तो नीचे ज़रूर गिरेगा। सर आप जितना ऊपर जाएँगे ना, उतना ज़ोर से आप नीचे गिरेंगे। मतलब जो चीज़ ऊपर जाता है, वो नीचे ज़रूर आता है। प्रिसिपिटेशन का मतलब यही होता है। क्या होता है प्रिसिपिटेशन का मतलब? कि एवापोरेशन के प्रोसेस से, आई होप एवापोरेशन का मतलब समझ में आता होगा आप लोगों को। एवापोरेशन का प्रोसेस से जो वाटर वेपर था, जो भाप था, वो सर ऊपर उठ गया और वायुमंडल में चला गया। वायुमंडल में कंडेंसेशन के प्रोसेस के कारण यही वाटर वेपर या तो रेनफॉल के रूप में या फिर स्नोफॉल के रूप में, मतलब या तो रेनफॉल, स्नोफॉल या फिर और भी बहुत सारे चीजों के फॉर्म में एटमॉस्फेयर से नीचे आ रहा है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिसिपिटेशन। ठीक है, प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड सर, एनी लिक्विड और एनी सॉलिड थिंग which is in the atmosphere which is in the atmosphere come back to the earth, that is precipitation. That whole process is known as precipitation. ठीक है, मतलब प्रिसिपिटेशन का मतलब सिंपल सा चीज है कि जो चीज, जो भी लिक्विड या फिर सॉलिड चीज, सी आपको रेनफॉल लिक्विड दिखेगा लेकिन स्नोफॉल सॉलिड दिखेगा। हेल स्टॉर्म सर, ओला ओला वृष्टि जो होगा सर, वो कैसा होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। सो एनी लिक्विड और सॉलिड थिंग, इट कुड बी आइदर लिक्विड और सॉलिड। तो कोई भी सॉलिड या लिक्विड चीज जो कि एटमॉस्फेयर से नीचे बैक टू दी अर्थ, एटमॉस्फेयर से बैक अर्थ पे आ रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन। मतलब सर प्रिसिपिटेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? रेनफॉल, स्नोफॉल। अभी तक हम लोग बस साड़ी का फॉल और स्नोफॉल बस इतना ही जानते थे। ठीक है, बट आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिसिपिटेशन को और डेप्थ में। क्या क्या चीजें होती हैं जो प्रिसिपिटेशन कहलाता है, क्या क्या, व्हाट आर द डिफरेंट अदर एग्जांपल्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। ठीक है, चलिए। प्रिसिपिटेशन क्या होता है इतना समझ में आया होगा आप लोगों को कि प्रिसिपिटेशन का मतलब कुछ भी नहीं सर, कि जीवन में जो ऊपर जाएगा वो नीचे जरूर आएगा। ठीक है, जो ऊपर जाएगा जीवन में वो नीचे जरूर आएगा। नीचे से गया वाटर वेपर ऊपर और बना लिया क्लाउड। क्लाउड से कंडेंसेशन के प्रोसेस में ये वाटर वेपर कन्वर्ट हो गया किसमें? या तो रेनफॉल में या तो स्नोफॉल में। और ये रेनफॉल और स्नोफॉल क्या ऊपर ही रह जाएगा? नहीं भाई साहब, it will come back to the earth, and the coming back of this liquid or the solid product from the atmosphere to the surface of the earth, this process is known as precipitation. ठीक है, this is precipitation. तो आप लोग लिखिएगा what are the different forms of precipitation. What are different forms of precipitation? प्रिसिपिटेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीपीटी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, प्रिसिपिटेशन। ठीक है, पीपीटी। तो सबसे पहले मतलब जीवन में इससे इजी तो कुछ होगा ही नहीं। सबसे पहला फॉर्म क्या है सर? बचपन से देखते आ रहे हैं, क्या हो सकता है सर? वर्षा, रेनफॉल। रेनफॉल एक फॉर्म हो सकता है, मतलब एक एक तरह का प्रिसिपिटेशन क्या हो सकता है? वर्षा हो सकता है सर, कि ऊपर से वर्षा हो रहा है, लिक्विड नीचे आ रहा है एटमॉस्फेयर से हमारा। दूसरा क्या हो सकता है सर? सर स्नोफॉल, स्नोफॉल, बर्फबारी, स्नोफॉल। तीसरा क्या हो सकता है सर? हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म। सर हेल स्टॉर्म का मतलब सर ओलावृष्टि होता है, जो हम लोग देखते हैं, अरे बर्फ गिर रहा है, बर्फ गिर रहा है, ओलावृष्टि। सर स्नो में और हेल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ओले जो होते हैं वो डिफरेंट चीज होता है, स्नोफॉल डिफरेंट चीज होता है। तो ओलावृष्टि भी एक टाइप का क्या है सर? प्रिसिपिटेशन है। क्यों सर? वो एटमोस्फेयर से अर्थ के सरफेस पे बैक आ रहा है, वापस घूम के आ रहा है सर। ठीक है, चौथा एक होता है स्लिट। अब स्लेट नहीं जिसपे हम लोग लिखते हैं वो वाला स्लेट नहीं, स्लिट, SLEET। अब घबराना नहीं है कि स्लिट मतलब क्या होता है। ठीक है,
विल अंडरस्टैंड क्या होता है स्लिट मतलब। इसके अलावा हमें देखना है कि ड्रीजल, ड्रीजल क्या होता है। ड्रीजल सर डीजल नहीं, ड्रीजल, DRIZZLE, ड्रीजल। छठा सर विराज, विराज, VIRAG। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। मतलब जीवन में आज तक बस इतना ही पता था कि हमें हमें इतना ही पता था कि ऊपर से सिर्फ दो ही चीज नीचे वापस आ रहा है। क्या सर? कहीं कहीं वर्षा हो रहा है, कहीं कहीं स्नोफॉल हो रहा है, और कभी कभी हम लोग को ओलावृष्टि दिख जाता है। बस इतना ही पता था। लेकिन ये स्लिट क्या होता है, ड्विजल क्या होता है, विराज क्या होता है, इसके अलावा सर, सर ओलावृष्टि हमेशा क्यों नहीं होता है वर्षा के साथ, क्यों नहीं हमेशा होता है, कभी कभी क्यों देखने को मिलता है। ये सब चीज हम लोग गौर से सुनेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग डालिएगा, रेनफॉल। रेनफॉल क्या होता है? मतलब आप मतलब किसी को समझ ही नहीं आता है कि रेनफॉल क्या होता है। मतलब इतना हार्ड टॉपिक है ये ना, कि किसी को आज तक समझ में नहीं आया कि रेनफॉल होता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को भी नहीं समझ में आया कि रेनफॉल का मतलब होता है वर्षा, बारिश। ठीक है, बारिश होता है सर, रेनफॉल का मतलब बारिश, जो आप लोग देखते रहते हैं जब आप अपने वो के साथ, उनके साथ जब आप जाते होंगे डेट वगैरह पे, तो अचानक से वर्षा हो जाती है ना, वही वर्षा। ठीक है, रेनफॉल, जो एकदम अ, बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, तुरंत आसमान से बूंदे टपकने लगती हैं सर। उसका भी बैक साइंस हमने पढ़ा कि सर वर्षा होने के पहले एवोपोरेशन जो रही है, फिर कंडेंसेशन जो रही है, उसके बाद वर्षा हो सकता है सर। ठीक है, उसका बैक साइंस हमें पता है कि सर सैचुरेटेड एयर होगा। ठीक है, तभी क्लाउड बनेगा, तभी जाके वर्षा जैसा सिचुएशन बनेगा। तो आई होप आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि वर्षा का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए, आपकी क्लासमेट वर्षा नहीं सर, बारिश। ठीक है, चलिए, रेनफॉल समझ में आया होगा कि रेनफॉल क्या होता है। मतलब रेनफॉल का मतलब सर बूंदा, बूंदा बूंदी जो हो रहा है, बारिश गिर रहा है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल। क्या अलग अलग टाइप का रेनफॉल भी होता है क्या? बिल्कुल, अलग अलग टाइप का रेनफॉल भी देखा जाता है पूरे दुनिया में। तो पूरे दुनिया में कितने टाइप का रेनफॉल होते हैं? तीन टाइप के। दुनिया में तीन टाइप के रेनफॉल देखे जाते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल इन द होल वर्ल्ड। क्या क्या है सर? पहला लिखिएगा, कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल, और डरना नहीं है, अभी लिखवा रहा हूँ, समझा दूंगा। कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरा सर ओरोग्राफिक, या फिर ओरोजेनिक, नॉट ग्राफिक, ओरोजेनिक, ओरोजेनिक रेनफॉल, ओरोजेनिक रेनफॉल। डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तीसरा है सर फ्रंटल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल। अब ये क्या होता है, ये सब चीजें होती क्या हैं, तो सुनिएगा ध्यान से भाई साहब। क्या होता है रेनफॉल, हमने समझ लिया कितने टाइप का रेनफॉल होता है। तो साहब तीन टाइप का रेनफॉल होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोजेनिक रेनफॉल, और फ्रंटल रेनफॉल। ओरोग्राफिक, नॉट जेनिक, ओरोग्राफिक। ठीक है, ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक लिखिएगा, ओरोजेनिक नहीं, ओरोग्राफिक। ठीक है, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल, ये तीन टाइप का रेनफॉल होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल। कभी हमने ये वर्ड सुना है क्या, कन्वेक्शन? कोई मुझे बताएगा, कभी ये वर्ड सुना है क्या, कन्वेक्शन? कभी सुना है, बस इतना बताओ, हाँ या ना। कन्वेक्शन, 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 सर सुना है, बहुत बारी सुना है। ठीक है, कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिससे चीजें ऊपर उठती हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। अगर आपको याद होगा कन्वेक्शनल थियरी, मतलब सोचो कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। सर जो भी चीजें गर्म होंगी वो ऊपर उठेंगी। ये जो रेनफॉल है सर, इसका नाम है कन्वेक्शनल रेनफॉल। मतलब कहीं ना कहीं ये कन्वेक्शन प्रोसेस से रिलेट कर रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, आई डोंट नो कि कन्वेक्शनल रेनफॉल में होता क्या है। पर यहाँ पे कन्वेक्शन वर्ड यूज हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, दैट द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इज यूज्ड हियर। Okay, and what is the meaning of convection? So convection is a process which says that, which implies that anything which is hot
will always uplifts, and that upliftment process is known as convection. ओके, देन दैट अपलिफ्टमेंट प्रोसेस, ऊपर उठने का उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वेक्शन। अब सुनिएगा ध्यान से सर। इंसोलेशन, इंसोलेशन का मतलब क्या होता है पता है? हीट। याद रखिएगा, अगर कहीं पे भी जीवन में दिख जाए ना इंसोलेशन, तो घबराना नहीं है, मतलब है कि हीट, मतलब तापमान बहुत ज्यादा है। सर हीट के कारण क्या होता है? हीट के कारण क्या होता है? वाटर वेपर अपलिफ्ट करता है। हीट के कारण क्या होता है कि वाटर वेपर अपलिफ्ट करता है, एंड दिस अपलिफ्टमेंट प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। ठीक है, दिस अपलिफ्टमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। तो होता क्या है सर कि जब इंसोलेशन ज्यादा होता है, जब हीट ज्यादा होता है, जब हीट ज्यादा होता है, तो जो वाटर वेपर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वाटर का सोर्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर का सोर्स है या फिर लैंड ही है मान लो, तो जब हीट ज्यादा होगा तो जितना भी पानी है वो सर भाप बन के जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी ऊपर उठेगा, और जल्दी जल्दी ऊपर उठेगा, और परपेंडिकुलरली एकदम देखिए ना, परपेंडिकुलरली ऊपर उठ रहा है कि नहीं मुझे तो अब आसमान में पहुंच ही जाना है, मुझे तो अब आसमान में पहुंच ही जाना है। तो सर हाई इंसोलेशन के कारण, हाई हीट के कारण कन्वेक्शन प्रोसेस तेज हो जाता है, जो भाप बन के ऊपर उठने की जो प्रक्रिया होती है वो चेंज हो जाता है। और ये जो कन्वेक्शन प्रोसेस है, ये सर वर्टिकली राइज करने लगता है। आई होप वर्टिकल का मतलब समझ में आता होगा सर। सर वर्टिकली राइज करने लगता है ऊपर। कैसे राइज करता है? बहुत स्लोली स्लोली क्या सर, हीट बहुत ज्यादा है इसीलिए ये प्रोसेस बहुत स्पीडली होने लगता है, बहुत स्पीडली जो वाटर वेपर है वो ऊपर उठने लगता है। अब आप ही लोग मुझे बताएंगे, जब भी वाटर वेपर ऊपर उठेगा तो क्लाउड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल सर क्लाउड बनेगा। जब भी वाटर वेपर ऊपर उठेगा तो सर क्या निर्माण होगा? सर क्लाउड का निर्माण होगा। सर यहाँ पे जो यहाँ पे जो वाटर वेपर है ये बहुत स्पीडली ऊपर उठ रहा है, बहुत स्पीडली सटक सटक एकदम ऊपर उठ रहा है। और ड्यू टू दी सडन अपलिफ्टमेंट ऑफ द वाटर वेपर परपेंडिकुलरली और वर्टिकली, देर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लाउड, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा क्लाउड? सर क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। जीवन में कभी सुना है ये क्लाउड के बारे में? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। सर क्यूमुलो निम्बस क्लाउड कब बनता है? याद रखिएगा, जब वर्टिकल अपलिफ्टमेंट होता है वाटर वेपर का बहुत ही फास्टली, तब जाके बनता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। जब वर्टिकली अपलिफ्टमेंट होता है वाटर वेपर्स का, तब जाके क्या बनता है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। और सर ये वर्टिकली अपलिफ्टमेंट हो क्यों रहा है? ड्यू टू दी हाई इंसोलेशन, ड्यू टू दी हाई इंसोलेशन, ड्यू टू दी हाई हीट। हाई हीट के कारण सर, हाई इंसोलेशन के कारण आपका अपलिफ्टमेंट बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड मिलता है। ठीक है, अब सुनिएगा, आप ही लोग मुझे बताइएगा सर, क्लाउड जो है ना वो क्यूमुलोनिम्बस है, क्लाउड जो है वो क्यूमुलोनिम्बस है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कैसा रेनफॉल होगा? हेवी रेनफॉल होगा कि नहीं होगा? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है सर, हेवी रेनफॉल होगा कि नहीं होगा? सर हेवी रेनफॉल होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा? कम देर के लिए होगा कि ज्यादा देर के लिए होगा? जी वेरी गुड, लॉन्ग वाले वेरी गुड। ठीक है सर, शॉर्टर एरिया में होगा कि लार्जर एरिया में होगा? सर शॉर्टर एरिया में होगा। सर क्लाउड जो क्यूमुलोनिम्बस बनेगा वो हायर क्लाउड होगा कि लोअर क्लाउड होगा? सर हायर क्लाउड होगा। मतलब आप देखिए, कन्वेक्शनल रेनफॉल में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कन्वेक्शनल रेनफॉल में आपका कैसा क्लाउड बनता है, क्यूमुलोनिम्बस बनता है कि निम्बो स्टेटस बनता है, तो क्या लगाइएगा आप लोग आंसर? कन्वेक्शनल रेनफॉल में अगर पूछा जाए कि कौन सा क्लाउड बनता है, क्यूमुलोनिम्बस की निम्बो स्टेटस, तो क्या आंसर लगाइएगा आप लोग? सर क्यूमुलोनिम्बस। क्यों? क्यों? क्योंकि सर कन्वेक्शनल रेनफॉल का मतलब क्या कि इंसोलेशन ज्यादा है, हीट ज्यादा है, इसीलिए कन्वेक्शन प्रोसेस तेज हो गया, कन्वेक्शन प्रोसेस तेज हो गया। इसी कारण, इसी कारणवश जो बादल बन रहा है वो कैसा बादल बन रहा है? सर क्यूमुलोनिम्बस बादल बन रहा है। और क्यूमुलोनिम्बस बादल के कारण ही क्या हो रहा है सर? हेवी रेनफॉल हो रहा है, छोटे कम समय के लिए हो रहा है, शॉर्टर एरिया में हो रहा है, और सर हाइयर क्लाउड्स बन रहा है, हाइयर क्लाउड्स बन रहा है।
ठीक है, आई होप ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा होगा आपको कि कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इस प्रोसेस ऑफ रेनफॉल को हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल क्यों बोलते हैं। बिकॉज सर दिस रेनफॉल इज अकरिंग ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन प्रोसेस के कारण ही ये रेनफॉल हो रहा है। दैट इज वाई इट इज नोन एज कन्वेक्शनल रेनफॉल। समझ में आया आप लोगों को? मतलब आपको एक बात समझ में आ रहा है कि जिस जगह में पूरे दुनिया में, जिस जगह में, पूरे विश्व में, जिस जगह में कन्वेक्शन प्रोसेस बहुत तेज होगा, पूरे विश्व में जिस जगह में कन्वेक्शन प्रोसेस बहुत तेजी से हो रहा होगा, उस जगह में कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा। बोलो, सही बोल रहा हूं मैं? जिस जगह में कन्वेक्शनल कन्वेक्शन का प्रोसेस ज्यादा होगा, ज्यादा तेज तेज होगा, वहां पे कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा। और सर कन्वेक्शन प्रोसेस को अफेक्ट कौन करता है? हीट। जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा कन्वेक्शन प्रोसेस होगा। तो सर इस पूरे दुनिया में हीट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। सर भूमध्य रेखा में क्या होता है? इंसोलेशन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए सर वहां पे किस टाइप का रेनफॉल ज्यादा दिखता है हमें? कन्वेक्शनल रेनफॉल। मतलब एक और दुख दर्द खत्म कर लीजिए कि एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि इक्वेटर में किस टाइप का रेनफॉल आपको सबसे ज्यादा दिखता है? कन्वेक्शनल रेनफॉल। जी भाई साहब, कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है। सर क्या भारत में कन्वेक्शनल रेनफॉल दिखता है क्या कभी हम लोग को? जी दिखता है। याद कीजिए वो वक्त जब हम लोग मार्च अप्रैल मई के वक्त में होते हैं, जब अभी तक मानसून भारत में आया नहीं होता है। जब मानसून भारत में आया नहीं होता है उससे पहले सर गर्मी बहुत बढ़ जाता है। अप्रैल मई जून के वक्त सर गर्मी बहुत होता है। गर्मी बहुत होता है भारत में, मतलब इंसोलेशन बहुत होता है। सर इंसोलेशन जितना ज्यादा हो रहा है, वाटर वेपर उतना तेजी से ऊपर उठता है। और वाटर वेपर उतना तेजी से भारत में ऊपर उठता है, इसी कारणवश क्या होता है सर, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है भारत में। और मॉनसून आने का पहले दिन का याद कीजिए सर, झरझरा के बारिश आता है पूरा तेज, और 15-20 मिनट में रुक भी जाता है। लेकिन बारिश बहुत तेज होता है सर। और जो क्लाउड बनता है ना सर, वो काले मेघा पानी दे वाला बनता है, बहुत काला काला बनता है। बिकॉज दिस इज क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। मतलब भारत में क्या कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है? बिल्कुल होता है। कब होता है सर? कब होता है सर? प्री मॉनसून रेनफॉल जिसको बोलते हैं ना, प्री मॉनसून रेनफॉल। प्री मॉनसून रेनफॉल मतलब मॉनसून आने के पहले का जो वृष्टि होता है, उस प्री मॉनसून रेनफॉल को क्या बोलते हैं हम लोग? वो किस टाइप का रेनफॉल होता है सर? कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। समझ में आया सभी को कि भारत में मॉनसून आने से पहले का जो वृष्टि होता है, वर्षा होता है, वो किस टाइप का वर्षा होता है सर? कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त भारत में गर्मी का दिन चलता रहता है, और गर्मी का दिन मतलब हीट ज्यादा, इंसोलेशन ज्यादा। इंसोलेशन ज्यादा मतलब कन्वेक्शन प्रोसेस ज्यादा, वाटर वेपर का अपलिफ्टमेंट बहुत तेजी से होगा। वाटर वेपर का अपलिफ्टमेंट बहुत तेजी से होगा, दैट मीन्स व्हाट, विच टाइप ऑफ क्लाउड विल बी फॉर्म्ड सर? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। Cumulonimbus cloud will be formed, and due to the formation of the cumulonimbus cloud we can see a heavy rainfall at that particular time. We see a very heavy rainfall for very short duration, and in a very shorter area. जब भी आप प्री मानसून रेनफॉल देखते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल आपके जो वो हैं, आपके घर से 5 किलोमीटर दूर रहते हैं, ठीक है? तो सर हो सकता है ऐसा कि आपके घर के पास वर्षा हो रहा हो और आपके उनके घर के पास वर्षा नहीं हो रहा होगा। क्यों? बिकॉज उस वक्त क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनता है, और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड शॉर्टर एरिया को कवर करता है। जब भी नेक्स्ट ईयर आप लोग, जब भी मानसून आए, जिनको आज ये बात नहीं समझ में आ रहा है ना, नेक्स्ट ईयर जब भी मानसून आए, आने से पहले का कंडीशन जो होता है, मानसून आने के पहले के कंडीशन को ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको फील होगा कि सर उस वक्त कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल में किसी को कोई दुख, कष्ट, पीड़ा, गम, तो बताइए। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गया। दूसरा पढ़ना है ओरोग्राफिक रेनफॉल। नाउ बहुत ही कठिन है ये, ठीक है, बहुत ही कठिन है। क्या है सर? ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक। ओरियो बिस्किट नहीं सर, ओरोग्राफिक, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल जीवन में याद रखिएगा आज के बाद इस पॉइंट को। सर ओरो मतलब क्या होता है पता है? ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में
जियोग्राफी में, भूगोल में ओरो मतलब होता है माउंटेन। ओरो मतलब होता है माउंटेन। ओरो मतलब होता है माउंटेन। ठीक है। जीवन में हमेशा याद रखिएगा, ओरो मतलब होता है माउंटेन। ठीक है, ज्योग्राफी के भाषा में। मतलब सर ओरोग्राफिक रेनफॉल, मतलब सर आई डोंट नो व्हाट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर इतना मुझे पता है कि ओरो मतलब होता है पर्वत, माउंटेन। इसका मतलब यहाँ पे जो वर्षा हो रहा होगा, ये किसके वजह से हो रहा होगा? सर माउंटेन की वजह से। मुझे भाड़ में जाए कॉन्सेप्ट यार, आई डोंट नो, नहीं पता मुझे, आई डोंट नो, इट्स माई चॉइस, इट्स हर चॉइस, इसको नहीं पता है। ठीक है। तो नहीं पता मुझे यार कि ओरोग्राफिक का मतलब क्या होता है, बट आई नो ओनली वन थिंग, दैट ओरो मीन्स माउंटेन। ठीक है। आपने कभी पढ़ा होगा ओरोजेनिक प्रोसेस, कभी पढ़ाया होगा सर अर्थ मूवमेंट में। एपिरोजेनिक, ओरोजेनिक, बहुत स्लो मूवमेंट होता है। ठीक है। तो एपिरो मतलब होता है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, ओरो मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग। उस वक्त भी पढ़ाया था। अगर आपको बैकवर्ड लिंकेज का थोड़ा भी ज्ञान है तो आपको लिंक होगा वो चीज, और नहीं होगा तो स्वागत है आपका साइन अप स्टडी पे। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए। तो ओरो, ओरो मतलब होता है माउंटेन। मतलब सर वर्षा जो हो रहा है माउंटेन के कारण हो रहा है, वैसे वर्षा को क्या बोलते हैं हम लोग? ओरोग्राफिक रेनफॉल। नाउ ये होता कैसे है, तो सुनिएगा ध्यान से। ये है मेरा पर्वत, दिस इज माई पर्वत, दिस इज माई पर्वत। ठीक है। अब हवा इधर से बह रही है सर, हवा इधर से बह रही है, हवा इधर से बह रही है, और हवा इधर से बह के चले जानी जाती है। तो क्या ये माउंटेन उसको आराम से जाने देगा कि नहीं नहीं जाओ ना, जाओ ना, जाओ आराम से जाओ, हवा ऐसे बह रहा है, हवा ऐसे बह रहा है। तो हवा बोलेगा कि नहीं भैया, मुझे मुझे उस साइड जाने दीजिए, पर्वत के उस साइड जाने दीजिए। तो क्या पर्वत जाने देगा? बोलेगा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं पर्वत हूँ, मैं तुम्हें रोक लूंगा। आप ही सोचो ना सर, ये पर्वत है, इधर से हवा आने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है हवा कि मैं इधर जाऊंगा, तो क्या जाने देगा हवा? नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि दिस इज पर्वत यार, दिस इज माउंटेन, दिस इज माउंटेन। माउंटेन तो रोकेगा ना, ब्लॉकेज करेगा हवा को। और सुनिएगा ध्यान से, अगर ये हवा ब्लॉक हो जाएगा, ये हवा ब्लॉक हो जाएगा, ये हवा ब्लॉक हो जाएगा इस माउंटेन के कारण, तो क्या होगा सर? ये हवा इससे टकरा के ऐसे ऊपर उठने लगेगा, ऐसे ऊपर उठने लगेगा, ये हवा ऐसे टकरा के इससे ऊपर उठने लगेगा। फील हो रहा है? बोलो। ये हवा टकरा के ऐसे ऊपर उठने लगेगा। हाँ जी भैया, फील हो रहा है यहाँ तक? जल्दी से हाँ या ना। फील होना चाहिए कि ये हवा इससे टकरा के ऊपर उठेगा। ठीक है। सर ऊपर उठने वाला हवा हमेशा क्या हो जाता है सर? ऊपर उठने वाला हवा सैचुरेट होने लगता है। ऊपर होने उठता है कोई भी हवा ना, वो सैचुरेशन पॉइंट के और करीब जाने लगता है। तो सर कभी कभी क्या होता है, जिस एयर में सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम था ऑलरेडी, वो एयर जब ऊपर ऐसे उठने लगता है, तो उसको अपना क्या मिल जाता है? ड्यू पॉइंट मिल जाता है सर, ड्यू पॉइंट मिल जाता है। और इसी के कारण वो क्या बना देता है सर? क्लाउड्स बना देता है। तो एक क्लाउड, ये हवा के कारण, ये हवा जब ऊपर उठेगा तो यहाँ पे एक क्लाउड बनेगा, फिर यहाँ पे एक क्लाउड बनेगा, फिर यहाँ पे एक क्लाउड बनेगा, फिर यहाँ पे एक क्लाउड बनेगा। लेकिन सर क्लाउड बन रहा है, इसका मतलब क्या जरूरी है कि वर्षा होगा ही? नहीं साहब, जरूरी नहीं है कि वर्षा होगा ही। हमने पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे क्लाउड होते हैं, अल्ट्रोस्टेटस सर, सिरस। क्या हर क्लाउड वर्षा करवाता है क्या? नहीं, हर क्लाउड वर्षा नहीं करवाता है। ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से। जब क्या, अच्छा ये बताओ मेरे को, क्या यहाँ पे हवा वर्टिकली अपलिफ्ट कर रहा है क्या? क्या एकदम अचानक से वर्टिकली अपलिफ्ट कर रहा है क्या? परपेंडिकुलरली अचानक से अपलिफ्ट कर रहा है क्या? नहीं। आप देखो ना, टेढ़ा होके अपलिफ्ट कर रहा है, परपेंडिकुलरली अपलिफ्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा? बताओ, क्या यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा? नहीं बनेगा। समझ में आया? सबसे पहला चीज कि भैया यहाँ पे वर्टिकली अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है हवा का, दैट इज वाई यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड तो नहीं बनने वाला है। तो क्या बनेगा भाई साहब? निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस।
सी दिस इज लोअर क्लाउड, और अगर आपको याद होगा तो निम्बो स्टेटस लोअर क्लाउड है सर, यहाँ पे निम्बो स्टेटस क्लाउड बन जाएगा। उसके ऊपर क्या बनेगा सर, अल्टो, अल्टो स्टेटस, अल्टो बनेगा सर, अल्टो क्लाउड्स, अल्टो क्यूमुलस बन जा सकता है, ठीक है। इसके ऊपर सर सिरस क्लाउड्स बनेगा, सिरस क्लाउड बनेगा। क्यों सर, देखो ना मिडिल है, ये उससे ऊपर और सिरस सबसे ऊपर। और सुनिएगा ध्यान से, सर ये माउंटेन के किस साइड में बन रहा है, तो विंडवर्ड साइड में बन रहा है। अब ये क्या होता है विंडवर्ड साइड, विंड वार्ड साइड। अब ये क्या होता है, आप ही लोग मुझे बताओ, विंड इधर से आ रहा था कि नहीं आ रहा था, विंड इधर से आ रहा था कि नहीं आ रहा था, इस साइड से आ रहा था। मतलब ये था मेरा, ये था मेरा पहाड़, ये है मेरा पहाड़, और विंड इस साइड से आ रहा है, विंड जो है वो इस साइड से आ रहा है। इफ यू सी दिस इज माई माउंटेन, प्लीज होल्ड फॉर 1 सेकेंड, दिस इज माई माउंटेन एंड विंड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। मतलब ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है पर्वत का, ये कैसा साइड कहलाएगा, विंड वार्ड साइड। मतलब जिस तरफ से विंड आके टकरा रहा है ना पर्वत को, वो साइड क्या आएगा, विंड वार्ड, विंड वार्ड साइड। और जिस तरफ विंड नहीं टकरा रहा है, उस साइड के उस साइड का माउंटेन को क्या बोलेंगे हम लोग, ली वार्ड साइड, ली वार्ड साइड। मतलब समझ में आया, विंडवार्ड साइड मतलब सिंपल सा चीज है, विंड उस तरफ आके उस फेस पे, माउंटेन के उस फेस पे आके विंड टकरा रहा है, इसीलिए उस फेस को क्या बोलते हैं, विंड वार्ड। और उसके पीछे वाले फेस को क्या बोल देंगे, मतलब जिधर विंड नहीं टकरा रहा है उस विंड को, उस साइड को क्या बोल देंगे, लीवार्ड साइड, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, अब सर वर्टिकली अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ एयर का, दैट इज वाई कैसा कैसा क्लाउड बना सर, निम्बो स्टेटस क्लाउड बना। अब बताइए आप लोग, निम्बो स्टेटस क्लाउड है, वर्षा होगा, निम्बो स्टेटस क्लाउड है सर, वर्षा होगा, जी होगा, वर्षा होगा, आई मीन होगी, वर्षा होगी, सॉरी, वर्षा होगी सर, रेनफॉल होगा, होगी। पर क्या रेनफॉल बहुत ही हेवी होगा, नो सर, नो हेवी रेनफॉल, नो हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल नहीं होगा सर। सर शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा, सर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा। सर ज्यादा एरिया को कवर करेगा कि शॉर्ट एरिया को कवर करेगा, सर लार्ज एरिया को कवर करेगा। बोलो भैया, समझ में आया। मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ओरोग्राफिक रेनफॉल में, ओरोग्राफिक रेनफॉल में कैसा क्लाउड बनता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है कि निम्बो स्टेटस क्लाउड बनता है, तो क्या बोलिएगा आप लोग, कैसा क्लाउड बनता है, ओरोग्राफिक, ठीक है सर, निम्बो स्टेटस। आई होप समझ में आया होगा निम्बो स्टेटस क्यों बन रहा है, ठीक है, निम्बो स्टेटस क्यों बन रहा है, और हैवी रेनफॉल क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। और अच्छा एक बात बताओ, विंड, देखो ऑब्वियस सी बात है सर, हमेशा वर्षा क्यों होती है, विंड्स के कारण ही। विंड वाटर वेपर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, इसी बीच क्या होता है कि कभी कभी वाटर वेपर अपलिफ्ट कर जाता है और वहां पे क्लाउड्स बन के वर्षा हो जाता है। तो ये जो वर्षा होने का प्रोसेस है, विंड्स उसको और तेज कर देता है सर। विंड्स ही वो चीज है, विंड्स ही वो प्रोसेस, विंड्स ही वो माध्यम है, पवने ही वो माध्यम है जिसके कारण वर्षा हो पाती है सर, जिसके कारण रेनफॉल हो पाती है। तो भैया आप लोग मुझे बताओ, इस पर्वत श्रृंखला में, इस पर्वत श्रृंखला में क्या हो रहा है कि इधर से विंड आ रहा था, तो पर्वत के इस साइड में, मतलब विंडवर्ड साइड में वर्षा हो गया, लेकिन लीवर्ड साइड में क्या वर्षा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। मतलब एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा जो है, ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होता है, वो लीवर्ड साइड में होता है कि विंडवर्ड साइड में होता है, कोई बता पाएगा मुझे, लीवर्ड साइड में होता है कि विंडवर्ड साइड में होता है, सर विंडवर्ड साइड में। तो और लीवर्ड साइड में क्या रेनफॉल होगा, नहीं होगा सर, इसीलिए क्या हो जाता है सर, यहाँ पे डेजर्ट बन जाता है, डेजर्ट बन जाता है। क्यों यहाँ पे डेजर्ट बन गया, क्योंकि ये जो विंड अपने साथ जितना भी ह्यूमिडिटी लेके आया, जितना भी वो वाटर वेपर लेके आया, सब वर्षा किधर ही कर दिया, विंडवर्ड साइड में ही कर दिया, लीवर्ड साइड के लिए कुछ बचा ही नहीं, लीवर्ड साइड के लिए अब कुछ बचा ही नहीं सर, कोई वेपर ही नहीं बचा सर, मतलब बिल्कुल ह्यूमिडिटी ही नहीं बचा उधर जाने के लिए।
तो इधर क्या वर्षा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन। अगर आपने कभी सुना होगा तो सुनिएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आप लोगों से। ये है साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अमेरिका, माफ कीजिएगा, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इस जगह पे कौन सा पर्वत श्रृंखला है? इस जगह पे कौन सा पर्वत श्रृंखला है? बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। इस जगह पे कौन सा पर्वत श्रृंखला है? सर एंडीज, एंडीज। अगर आपको नहीं पता होगा तो आज इसको पता कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं पता था आज सीख लिए। मतलब साउथ साउथ अमेरिका का, माफ कीजिए मैं अफ्रीका बार बार क्यों बोल रहा हूँ सर, पता नहीं। साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न मार्जिन है, साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न मार्जिन है, यहाँ पे कौन सा पर्वत श्रृंखला मिलेगा आपको? एंडीज, एंडीज मिलता है। अब देखो, यहाँ पे सर पैसिफिक ओशियन, मतलब यहाँ का हवाएं ऊपर उठेंगी और अच्छा खासा उसमें ह्यूमिडिटी होगा, ठीक है, अच्छा खासा ह्यूमिडिटी होगा, और उसके कारण ये हवाएं बोलेंगे कि मुझे साउथ अमेरिका के अंदर घुसना है, साउथ अमेरिका के अंदर जाना है। लेकिन यहाँ पे कौन सा पर्वत है? कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत। अब एंडीज पर्वत के कारण क्या ये जो हवाएं हैं वो क्या साउथ अमेरिका के अंदर घुस पाएंगी? नहीं घुस पाएंगे। क्यों? क्योंकि एंडीज पर्वत बोलेंगे रुक जाओ, टोल टैक्स दे के जाना। तो सर इस विंड के कारण क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, ये है एंडीज, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत का जो ये वाला साइड है, ए, ये लीवर्ड साइड है कि विंडवर्ड साइड है? उड़िया, कोई बता पाएगा मुझे? सर विंडवर्ड साइड। आप देखो ना, जिस तरफ से हवाएं आ रही हैं, विंडवर्ड साइड। मतलब एंडीज पर्वत का ये हो गया विंडवर्ड साइड। मतलब इधर वर्षा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? वर्षा होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल वर्षा होगा। किस टाइप का वर्षा होगा? ओरोग्राफिक या फिर कन्वेक्शनल? ओरोग्राफिक होगा कि कन्वेक्शनल? सर ओरोग्राफिक होगा। किस टाइप का क्लाउड बनेगा? निम्बो स्टेटस या फिर क्यूमुलो निम्बस? सर निम्बो स्टेटस बनेगा कि क्यूमुलो निम्बस बनेगा? सर निम्बो स्टेटस बनेगा। मतलब सर विंडवर्ड साइड में वर्षा हो जाएगी। लेकिन ये वाला साइड कोई बताएगा मुझे? ये जो बी साइड मैंने लिखा, ये जो बी साइड लिखा, ये विंडवर्ड साइड होगा कि लीवर्ड साइड होगा? विंडवर्ड साइड होगा कि लीवर्ड साइड होगा? सर लीवर्ड साइड होगा। मतलब क्या इस लीवर्ड साइड में वर्षा होगी? सर नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। और अगर वर्षा नहीं हुई तो कैसा सिचुएशन बन जाएगा सर? मरुस्थल, सर डेजर्ट बन जाएगा। सी, एक डेजर्ट है वहां पे अर्जेंटीना में जिसका नाम है पेटागोनियन डेजर्ट। पेटागोनियन डेजर्ट। सर पेटागोनियन डेजर्ट क्यों बन रहा है जीवन में, ये समझ में आया। वहीं पे क्यों बन रहा है ये भी समझ में आया आप लोगों को। क्योंकि सर वर्षा हुई होने ही नहीं दे रहा है एंडीज ना। जितना भी ह्यूमिडिटी वाला एयर है वो एक साइड को ही बोल दे रहा है कि तुम उधर ही वर्षा करो, इधर वर्षा करने की जरूरत नहीं है। इधर मतलब मजा नहीं लाइफ, मैं एकदम डेजर्ट वाला फीलिंग ले रहा हूँ। ठीक है, लिख लीजिएगा जहां भी नोट्स बना रहे हैं कि एग्जाम्पल पैटागोनियन डेजर्ट। और भी दुनिया में बहुत सारी जगह है, ठीक है। अ, सर भारत में क्या ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है? बिल्कुल होता है। आप लिखिएगा जहां भी नोट्स बना रहे हैं कि ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होता है ना, ये पूरे दुनिया में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेनफॉल है। मतलब पूरे दुनिया में अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेनफॉल कौन सा है सर, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल है। मतलब ये पूरे विश्व में आपको दिख ही जाता है हर जगह ऑलमोस्ट। ठीक है, क्योंकि सर पर्वत श्रृंखला हर जगह है ऑलमोस्ट, इसीलिए हर जगह दिखता है। छोटा मोटा पर्वत भी है, बड़ा बड़ा पर्वत भी है, तो हर जगह आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल दिख ही जाता है। मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेनफॉल, तो सर आपका कन्वेक्शनल आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसके अलावा एग्जाम्पल में आपने लिख ही लिया एंडीज और पैटागोनियन। इसके अलावा और भी सर रॉकी वगैरह के चलते भी होता है। क्या भारत में कोई रेनफॉल होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल? बिल्कुल होता है सर। हमारे यहाँ पे जो मानसून रेनफॉल होता है ये भी ओरोग्राफिक, भी उसमें थोड़ा रहता है सर, ओरोग्राफिक का भी हाथ रहता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। इसके अलावा भारत में क्या कोई पर्वत है? तो बहुत सारा पर्वत है सर, अरावली, हिमालयाज, सतपुड़ा, विंध्याचल। सर इन लोगों के कारण भी सर ओरोग्राफिक रेनफॉल होते रहता है। ठीक है, तो भारत में भी बहुत ज्यादा ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। आप ही समझो ना, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहाँ होगा सर? वहीं पे होगा जहाँ पे इंसोलेशन ज्यादा है, हीट ज्यादा है।
तो क्या हर जगह हीट बहुत ज़्यादा है पृथ्वी में? नहीं सर, हर जगह पृथ्वी में ज़्यादा हीट नहीं है। लेकिन सर हवाएँ हर जगह चल रही हैं, माउंटेन का जो सिचुएशन है वो हर जगह है सर, पूरे विश्व में कहीं हर जगह थोड़ा-थोड़ा माउंटेन्स मिल ही जाएगा आपको। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल इसीलिए बहुत कॉमनली देखा जाता है पूरे विश्व में आपको। ठीक है भाई साहब? ओरोग्राफिक रेनफॉल समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। कोई दुःख, दर्द, पीड़ा, कष्ट आई होप नहीं होना चाहिए। अब आता है फ्रंटल रेनफॉल। इस पे ज़्यादा किच-किच अभी नहीं चाहिए मुझे। मैं कुछ फैक्ट्स बताऊँगा, आप चुपचाप कॉपी में लिख लेंगे। बाकी हम लोग फ्रंटल रेनफॉल के लिए बहुत ही डेडिकेटेड क्लास करेंगे, 2-3 क्लास। ठीक है? चलिए, लिखते हैं हम लोग फ्रंटल रेनफॉल के बारे में। व्हाट इज़ फ्रंटल रेनफॉल? अब फ्रंटल रेनफॉल क्या होता है? मैंने क्या बोला कि इसमें मुझे ज़्यादा किच-किच नहीं चाहिए, अपन को चिक-चिक नहीं चाहिए इसमें, ठीक है? क्योंकि जब वक़्त आएगा ना सर, तो आपको पता चल जाएगा कि आप जीवन में क्या मिस कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, फ्रंटल रेनफॉल क्यों होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स। कहीं भी लिख लेंगे, फ्रंटल रेनफॉल क्यों होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स। अब फ्रंट क्या होता है? तो सर सुनिएगा, सिंपल सी भाषा में, जब कोल्ड एयर, ये है कोल्ड एयर, ये है कोल्ड एयर, व्हाइट वाला जो है ये कोल्ड एयर है और ये है हॉट एयर, ये है कोल्ड एयर और ये है हॉट एयर, ये है कोल्ड एयर और ये है हॉट एयर। जब कोल्ड एयर और हॉट एयर एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होगा सर? क्या दोनों मिक्स कर जाएंगे? बताओ भैया, कॉमन बेसिक्स पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से। बिल्कुल नहीं करेगा, एकदम पहला नियम बताया था सर। 60 डिग्री याद आना चाहिए आप लोगों को, लो प्रेशर बन रहा था, याद आ रहा है किसी को? सर फेरल मॉडल याद आ रहा होना चाहिए। मतलब जहाँ भी कोल्ड एयर और हॉट एयर मिक्स करेगा, कोशिश करेगा एक दूसरे के तरफ आएगा सर, तो क्या होगा? क्या वो मिक्स कर जाएगा? नहीं करेगा सर, क्योंकि हॉट और कोल्ड कभी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा? ये जो हॉट एयर है ना, ये कोल्ड एयर को टकरा के ऊपर उठ जाएगा, कोल्ड एयर को टकरा के ऊपर उठ जाएगा और ऊपर उठ रहा है, मतलब वाटर वेपर था उस क्लाउड में, वो एयर में, उस एयर में जो वाटर वेपर था वो किस प्रोसेस में चला गया? सर वो चला गया सैचुरेशन पॉइंट में, वो सैचुरेशन पॉइंट में चला गया, वो सैचुरेट होना स्टार्ट हो गया। मतलब सर यहाँ पे क्लाउड बन जाएगा और ये क्लाउड वर्षा कर देगा, ठीक है? तो सर फ्रंट्स क्या होता है? फ्रंट का मतलब यही होता है, ये जो देख रहे हैं, ये जो टकरा रहा है दोनों और एक हवा, ये जो हॉट एयर ये ऊपर उठ जा रहा है, यही जो एक फ्रंट, एक एक दीवार टाइप का आपको दिखेगा, उसी चीज को क्या बोल देते हैं हम लोग? फ्रंट्स। तो फ्रंटल रेनफॉल क्यों होता है सर? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट। और फ्रंटल रेनफॉल क्यों होता है? क्योंकि जब कोल्ड एयर और हॉट एयर एक दूसरे से टकराता है तो मिक्स नहीं हो पाता है, हॉट एयर ऊपर उठ जाता है और वर्षा कर देता है, ठीक है? आपको इसमें क्या लिखना है कि सर इसमें किस टाइप का क्लाउड बनता है? सर इसमें दोनों टाइप का क्लाउड बनता है, इसमें दोनों टाइप का क्लाउड बनता है, क्यूमुलोनिम्बस और निम्बो स्टेटस, क्यूमुलोनिम्बस और निम्बो स्टेटस, ठीक है? इसमें दोनों टाइप का, मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा किस टाइप के रेनफॉल में दोनों टाइप का क्लाउड्स बनता है, तो निम्बो स्टेटस और क्यूमुलोनिम्बस दोनों बनता है, ठीक है? दोनों बनता है, ठीक है? इसके अलावा आप लोग को इसमें क्या लिखना है कि ये जो रेनफॉल होता है ना, ये हायर लैटिट्यूड्स में दिखता है आपको। अब हायर लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? तो कुछ नहीं, हायर लैटिट्यूड्स का मतलब होता है वैसे लैटिट्यूड्स जो हायर हैं। वाओ! ये सही बात बोला आपने। भाई साहब हायर लैटिट्यूड्स मतलब वही 50 डिग्री, 60 डिग्री, वो हो गया आपके हायर लैटिट्यूड्स। हायर लैटिट्यूड्स में क्या दिखता है हमें कि पोल की तरफ से ठंडा हवा आ रहा है और इधर ट्रॉपिक्स की तरफ से गर्म हवा जा रहा है। तो वो गर्म हवा और ठंडा हवा मिक्स नहीं हो पाता, इसीलिए वहाँ पे फ्रंट्स बन जाता है और फ्रंटल रेनफॉल हो जाता है। सबको समझ में आया? कैसे बनता है फ्रंट्स हम लोग वो डेडिकेटली देखेंगे, बट आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, ठीक है? कैसा क्लाउड बनता है सर? निम्बो स्टेटस बनता है और क्यूमुलो निम्बस बनता है, हायर लैटिट्यूड्स में दिखता है। क्या भारत में कभी फ्रंटल रेनफॉल होता है? तो आंसर होना चाहिए यस, होता है। आप लोग कभी ठंडा के दिन में रेनफॉल होते देखे हैं? नदन, कभी सुना होगा कि सर जो भारत का जो
उत्तरी भाग है ना, भारत का जो उत्तरी भाग है, नॉर्थ का जो भाग है, ठीक है, उस वक्त ठंडा के दिन में भी वर्षा होता है वहां पे। क्यों होता है? ड्यू टू, भैया, तमिलनाडु नॉर्थ नहीं है, उत्तर नहीं है, तमिलनाडु नॉर्थ नहीं है सर। भारत का जो नॉर्थ का रीजन है, वहां पे विंटर रेनफॉल होता है, विंटर में वहां पे रेनफॉल होता है। क्यों होता है? ड्यू टू फ्रंटल, मतलब क्यों होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण होता है। अब ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस क्या होता है, तो अभी मुझसे पूछिएगा तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना पड़ेगा सर इसके लिए, ठीक है, क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण सर, जो भारत का जो नॉर्थ रीजन है, ठीक है, उस उधर विंटर रेनफॉल होता है, ठीक है। तो सर विंटर रेनफॉल क्यों होता है? सर वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण होता है, और उस वक्त किस टाइप का रेनफॉल होता है? सर फ्रंटल रेनफॉल होता है। बोलिए, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक ओरोजेनिक ओरोग्राफिक रेनफॉल समझ में आ गया, और फ्रंटल रेनफॉल समझ में आ गया आप लोगों को। ये तीनों चीज समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। बोलिए भाई साहब, रिपोर्ट थम्सअप का है कि पेप्सी का? बोलो, समझ में आया? मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि हायर लैटिट्यूड्स में एक बहुत प्रिवेलेंट आपको रेनफॉल दिखता है, वो किस टाइप का रेनफॉल है? हायर लैटिट्यूड्स में किस टाइप का रेनफॉल है? हायर लैटिट्यूड्स में 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, किस टाइप का रेनफॉल होता है हायर लैटिट्यूड्स में? सर फंडामेंटल राइट्स मतलब फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है, फ्रंटल रेनफॉल, वेरी गुड, ठीक है। ऐसा कौन सा रेनफॉल है जिसमें निम्बो स्टेटस और क्यूमुलो निम्बस दोनों बनता है? तो सर आंसर आना चाहिए फंडामेंटल राइट्स, फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने पढ़ लिया साहब कि रेनफॉल क्या होता है, ये दुख दर्द खत्म हो गया हमारा रेनफॉल का, ठीक है, कि व्हाट इज रेनफॉल, रेनफॉल हो क्यों रहा है, कैसे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ये भी देख लिया हमने। अब हमें देखना है स्नोफॉल क्या होता है। चलो, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, हलवा है स्नोफॉल, ठीक है। स्नोफॉल, हैप्पी छठ पूजा, स्नोफॉल, हैप्पी छठ पूजा, जा सकते हैं। स्नोफॉल क्या होता है, तो सुनिएगा ध्यान से। आप लोग से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि रेनफॉल जो होता है वो अबव द फ्रीजिंग पॉइंट होता है कि बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट होता है? रेनफॉल पूछ रहा हूं मैं, रेनफॉल। सर रेनफॉल जो है वो अबव द फ्रीजिंग पॉइंट होता है कि बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट होता है? अबव। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, भैया एक शो आता है डोरेमोन, आप कृपया जाके उसको देखें, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है सर, अबव द फ्रीजिंग पॉइंट होगा तभी तो कोई लिक्विड चीज आपका लिक्विड में रहेगा। अगर वो बिलो हो गया तो वो तो सॉलिड हो जाएगा, वो तो बर्फ बन जाएगा। तो सर रेनफॉल के वक्त क्या होता है, रेनफॉल के वक्त क्या होता है, जो प्रिसिपिटेशन होता है वो एबव द फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसीलिए आपका क्या बन जाता है सर, रेनफॉल बन जाता है। मतलब वैसा एयर जिसका ड्यू पॉइंट, वैसा एयर जिसका ड्यू पॉइंट आपका एबव द फ्रीजिंग पॉइंट है, तो क्या होगा सर, रेनफॉल होगा कि स्नोफॉल होगा? सर रेनफॉल होगा, क्या होगा, रेनफॉल होगा। लेकिन वैसा एयर जिसका ड्यू पॉइंट बिलो, मतलब 0 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से कम है, मतलब -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -5 हो सकता है, -7 हो सकता है, -20 हो सकता है, -50 हो सकता है, माइनस में कितना भी हो सकता है। मतलब वैसा एयर जिसका ड्यू पॉइंट, वैसा एयर जिसका ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो हो, कम हो, सर वहां पे स्नोफॉल होगा कि रेनफॉल होगा? स्नोफॉल होगा। मतलब स्नोफॉल कब होता है सर, जो सैचुरेटेड एयर होता है, जो एयर होता है वो सैचुरेट कर जाता है, मतलब उसका ड्यू पॉइंट जो होता है वो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसलिए वहां पे स्नोफॉल दिखता है सर। आपको बर्फ वगैरह, मतलब मस्त एकदम बर्फ वगैरह दिखने को मिलेगा, आप लोग स्नोमैन बना सकते हैं उस वक्त, ठीक है। चलिए,
आई होप स्नोफॉल समझ में आया होगा, व्हाट इज स्नोफॉल। अब ये हेल स्टॉर्म क्या होता है, ओलावृष्टि क्या होता है। ओला, सर ओला वो कैब नहीं, ठीक है। आपने देखा होगा सर, हम लोग जो बोलते हैं अरे बर्फ गिर रहा है, बर्फ गिर रहा है, पूरा एकदम एकदम धप 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 अचानक से पूरा गिरने लगता है। तो हेल स्टॉर्म होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। एक एयर है जो फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास है, मतलब 0 डिग्री के आसपास, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास सैचुरेट हो जा रहा है। एक एयर है जो फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास सैचुरेट हो जा रहा है, तो सर वो एयर ना कंफ्यूज हो जाता है कि भैया मुझे रेनफॉल करना है कि स्नोफॉल करना है। क्यों, आप देखिए ना, मतलब एकदम अगल बगल है, फ्रीजिंग पॉइंट के एकदम अगल बगल है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे रेनफॉल करना है कि स्नोफॉल करना है, तो वो बका जाता है। इसीलिए सर वो छोटा छोटा आइस क्रिस्टल बन जाता है, छोटा छोटा आइस क्रिस्टल बन जाता है, छोटा छोटा आइस क्रिस्टल। अब ये छोटा छोटा जो आइस क्रिस्टल होता है, ये ये देखिए कितना छोटा आइस क्रिस्टल है। ये छोटा छोटा आइस क्रिस्टल एकदम नीचे आता है, एकदम अकबका के नीचे आता है, अकबका के नीचे आता है। सर अकबका के नीचे आ रहा है, फिर क्या होता है पता है, नीचे से जो हवा आता है ना, ये उसको बोलता है, देखो छोटा साइज में है, तो छोटा चीज को हमेशा हर कोई दबाता है सर। छोटा चीज को, मतलब छोटा इंसान, जो कमजोर इंसान होता है ना, उसको हर कोई परेशान करता है। तो सर ये छोटा है, ये नीचे आ रहा था, अचानक से क्या हुआ तो सर कि नीचे आते वक्त क्या हुआ कि नीचे ये यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन नीचे से जो हवा आ रही थी वो हवा बोला इसको कहाँ, नीचे कहाँ जा रहा है, चलो ऊपर, पक ऊपर पक। तो सर नीचे वाला जो हवा है ना, ये इसको बोला चलो ऊपर, फिर इसको फिर ऊपर लेके चला गया, इसको फिर ऊपर लेके चला गया। लेकिन इस बार क्या हो गया पता है, इसका साइज बड़ा हो गया। क्यों साइज बड़ा हो गया, देखिए ना, इस बार इसका इसका साइज इतना छोटा था, सर जैसे ही ऊपर उठा टेम्परेचर और कम होने लगा। टेम्परेचर, पहले तो ये सब छोटा सा आइस क्रिस्टल था ही, लेकिन जैसे ही और ऊपर उठा, इसके ऊपर उठने से क्या हुआ सर, टेम्परेचर और कम हुआ, और उस वो जो आइस क्रिस्टल छोटा था उसका साइज और बढ़ने लगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है ना सर, तो और उसमें बर्फ का मात्रा और क्रिस्टलाइजेशन होने लगा है। तो सर अचानक से फिर ऊपर ऊपर उठा तो साइज बढ़ गया। फिर ये थोड़ा देर बाद बोला कि नहीं हमको तो नीचे जाना है, फिर ये कोशिश कर रहा है कि हम नीचे जाएंगे, फिर अचानक से एकदम बोल रहा है कि हमको नीचे जाना है। तो फिर ये नीचे आने का कोशिश किया, लेकिन अभी भी इसका साइज उतना बड़ा नहीं है सर, अभी भी ये उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि नीचे का हवा बोले कि नहीं तुम नीचे जा सकता है। तो सर नीचे का हवा फिर बोलेगा इसको कि नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ, चलो पढ़ो ऊपर जाके पढ़ो, चलो। तो सर फिर से इसको ऊपर भेज देता है। जैसे ही फिर से ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, ऊपर जाने के प्रोसेस में फिर से इसका टेम्परेचर कम होगा, फिर से टेम्परेचर कम होगा, तो साइज जो क्रिस्टल का था, आइस क्रिस्टल का, वो और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। और इस वक्त क्या होगा, जैसे ही ये बोलेगा हमको नीचे जाना है, इसका साइज बड़ा है सर, इसीलिए नीचे का जो हवा है वो इसको अब रोक नहीं पाएगा, और डायरेक्ट ऊपर से हम लोग को बड़ा बड़ा बर्फ का पत्थर नीचे गिरते हुए मिलता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं हेल है या फिर ओला है। मतलब सर ओलावृष्टि क्यों होता है, जब एक एयर सैचुरेट कर जाता है फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास, तो आइस क्रिस्टल जैसा हो जाता है, वो बहुत फास्ट में, बहुत स्पीडली नीचे आने का कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे आ नहीं पाता है, और एक जिगजैग पैथ फॉलो होने लगता है। उस जिगजैग पाथ के कारण उसका साइज, वो जो छोटा आइस क्रिस्टल था उसका साइज और बड़ा हो जाता है, और फाइनली वो बड़ा सा आइस का पत्थर जमीन पे गिर जाता है। इसीलिए क्या देखने को मिलता है सर, ओलावृष्टि देखने को मिलता है। क्या हमेशा हम लोग को ओलावृष्टि देखने को मिलता है, नहीं। क्यों नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि सर एक सर्टेन एयर चाहिए जो ऐसा करे। दूसरा चीज, मैंने क्या बोला कि बहुत स्पीडली नीचे आना चाहिए, और बहुत स्पीडली ऊपर जाना चाहिए, बहुत स्पीडली नीचे आना चाहिए, बहुत स्पीडली ऊपर जाना, मतलब एक जिगजैग पाथ फॉलो होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर आइस क्रिस्टल ऐसा पाथ फॉलो करे, इसीलिए जरूरी नहीं है कि हमेशा हेल स्टॉर्म हो ही। समझ में आया सभी को, हेल स्टॉर्म हो ही। तो ओलावृष्टि कैसे होता है ये समझ में आया सभी को। अच्छा, ओलावृष्टि का मतलब आप ये मत समझिएगा कि बारिश के साथ साथ ओला गिर रहा है, नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं। ओलावृष्टि मतलब सिर्फ ओले गिर रहे हैं, सिर्फ हेल्स गिर रहे हैं। कभी कभी ऐसा देखते होंगे आप लोग कि दो टाइप का सिचुएशन बनता है, कि सिर्फ और सिर्फ बर्फ का पत्थर गिर रहा है, और सिर्फ और सिर्फ
मतलब 2 टाइप का कंडीशन बनता है सर। जब बारिश के साथ बर्फ दोनों गिरता है, मतलब ओला भी गिर रहा है और बारिश भी गिर रहा है, कभी एक ऐसा कंडीशन होता है और कभी ऐसा कंडीशन होता है कि सिर्फ और सिर्फ ओला गिर रहा है। तो जो सिर्फ और सिर्फ ओला गिरने का कंडीशन है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म। और जब ओला के साथ साथ मतलब आइस क्रिस्टल के साथ साथ रेनफॉल भी हो, रेनफॉल भी हो, वैसे कंडीशन को क्या बोलने लगते हैं हम लोग? स्लिट। स्लिट मतलब स्लिट का मतलब सर, हेल भी हो रहा है, मतलब ओला भी गिर रहा है और बारिश भी हो रहा है। आपने देखा होगा सर। फील किया है कभी? हाँ जी। फील किया है कभी किसी ने? नहीं देखा है किसी ने? बारिश के साथ साथ ओले गिरते रहते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं? स्लिट बोलते हैं। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ ओला गिरता है, उसको क्या बोलते हैं? हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म। ठीक है। तो स्लिट का मतलब समझ में आ गया होगा। नाउ ड्रीजल। ड्रीजल मतलब क्या होता है? ड्रीजल मतलब क्या होता है? आप लोग कभी देखते हैं एकदम एकदम थोड़ा थोड़ा पानी गिरा फिर बंद हो गया, एकदम थोड़ा थोड़ा पानी गया बंद हो गया। मतलब पानी का लगता है कि सर तवा में कोई पानी छिड़क रहा है। जैसे डोसा वोसा बनाते हैं तो कैसे होता है? पहले तवा में पानी छिड़कना पड़ता है, तो थोड़ा सा पानी छिड़का, थोड़ा सा वर्षा हुआ, स्प्रिंकल ऑफ वाटर, थोड़ा सा रेनफॉल हुआ और बारिश बंद हो गया। थोड़ा सा एकदम मतलब देखते हैं ना कभी कभी कि वर्षा ऐसा होता है कि एकदम 1 मिनट के लिए झड़झड़ा के पानी आया फिर बंद हो गया। सर वैसे रेनफॉल को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रीजल। ड्रीजल। डीजल नहीं, ड्रीजल। ड्रीजल। सर ड्रीजल का मतलब ओनली स्प्रिंकल ऑफ वाटर। स्प्रिंकल ऑफ वाटर या फिर रेनफॉल। सर स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है? पानी छिड़काना, बस थोड़ा सा छिड़काव हो जाता है पानी का, बस पानी का थोड़ा सा छिड़काव हो जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो पाता है। ड्रीजल समझ में आया सभी को? व्हाट इज ड्रीजल? चलिए, लास्ट चीज आज का, जिसका नाम है विराज। अब ये किसी का नाम नहीं है, ठीक है? विराज मतलब क्या होता है? तो सुनिएगा ध्यान से। यह है एक डेजर्ट एरिया। यह है एक डेजर्ट एरिया। बादल ने बोला है कि आज मैं ऊपर से वर्षा जरूर करूंगी या फिर करूंगा। मैं कंफ्यूज हूँ, करूंगा करूंगी मैं, ठीक है? बादल बोल रहा है कि मैं ऊपर से वर्षा करूंगा आज। लेकिन जैसे ही वर्षा वर्षा की जो बूंदे हैं जैसे ही नीचे आती हैं, फिर ये डेजर्ट के पास जो गर्मी है ना, उस गर्मी के कारण ऊपरे से एवोपोरेट होके ऊपर चली जाती है। मतलब सर ये वर्षा की बूंदें ऊपर से नीचे आ रही थी, रेनफॉल कराने का बहुत मन था इन लोग का, लेकिन सर डेजर्ट के आसपास इतना ज्यादा गर्मी था कि वो वर्षा की बूंदें जमीन में पड़ने से पहले ही एवोपोरेट हो जाती। वहीं से मतलब हवा से ही एवोपोरेट होके चला जा रहा है, इतना ज्यादा गर्मी है नीचे। सर वैसे टाइप का रेनफॉल को क्या बोलते हैं? विराज। मिराज नहीं, विराज। विराज। समझ में आया? कि ऐसा रेनफॉल जो सरफेस में पड़ने से पहले ही एवोपोरेट हो जा रहा है। ठीक है? ऐसे रेनफॉल को क्या बोलते हैं हम लोग? विराज। बोलो, समझ में आया विराज का मतलब क्या होता है? तो हमारा जो भी प्रिसिपिटेशन था भैया वो खत्म हो गया। डीजल पढ़ लिया हमने, विराज पढ़ लिया हमने, रेनफॉल पढ़ लिया हमने, 3 टाइप का रेनफॉल। ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल, फ्रंटल, स्नोफॉल क्या होता है, हेलस्टॉर्म क्या होता है, स्लेट क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज हमने देख लिया। प्रिसिपिटेशन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए।